प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के विषय में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और उसने शिया मुसलमान कर्माथियों के विरुद्ध युद्ध करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के 7 साल बाद 1182 ईस्वी में उसने निचले सिंध पर आक्रमण करके देवल के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने प्रवेश किया। इसी बीच मुल्तान पर आक्रमण के पश्चात गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। वहाँ गुजरात के शासक मूलराज ने मोहम्मद गौरी को अनहलवाड़ा के युद्ध में परास्त किया। गौरी अपनी जान बचाकर भाग गया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। गौरी ने गुजरात की असफलता के बाद पंजाब के रास्ते भारत के आंतरिक भागों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1179 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण करके उसने उस पर अधिकार कर लिया। 1181 ईस्वी में गौरी ने दूसरा तथा 1185 ईस्वी में तीसरा आक्रमण करके सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया और गजनवी वंश के खुसरो मलिक को परास्त किया। अंत में लाहौर को भी उसने अपना प्रांत का अंग बना लिया। पंजाब पर अधिकार कर लेने से गौरी के अधिकार क्षेत्र की सीमा अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय से आ लगी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संबंध में उल्लेखनीय है कि वह अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है जिसने कि हिंदू सम्राटों की परंपरा को जाज्वल्यमान रखा। शहाबुद्दीन गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पर अनेक आक्रमण किए गए। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 21 लड़ाइयाँ हुई जिनमें चौहान विजयी रहे। हमीर महाकाव्य ने पृथ्वीराज द्वारा 7 बार गौरी को परास्त किया जाना लिखा है। पृथ्वीराज प्रबंध 8 बार हिंदू मुस्लिम संघर्ष का उल्लेख करता है। प्रबंध कोश का लेखक 20 बार गौरी को पृथ्वीराज द्वारा गौरी को कैद करके मुक्त करना बताता है। सुरजन चरित्र में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार गौरी का हारना अंकित है। लेकिन ये तथ्य ऐतिहासिक प्रमाणों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा का दुर्ग हिंदुओं से छीन लिया। इस समय दुर्ग चौहानों के अधीन था। पृथ्वीराज उस समय तो चुप बैठा रहा, किंतु 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी तबर हिंद यानी सरहिंद को जीतने के लिए आगे बढ़ा तो पृथ्वीराज ने करनाल के तराइन के मैदान में उसका रास्ता रोका। यह लड़ाई भारत के इतिहास में तराइन की प्रथम लड़ाई के नाम से जानी जाती है। युद्ध के मैदान में गौरी का सामना दिल्ली के राजा गोविंद राय से हुआ। गौरी ने गोविंद राय पर भाला फेंका जिससे गोविंद राय के 2 दांत बाहर निकल गए। गोविंद राय ने भी प्रत्युत्तर में अपना भाला गौरी पर दे मारा। इस वार से गौरी बुरी तरह घायल हो गया। उसके प्राणों पर संकट आ खड़ा हुआ। यह देखकर एक खिलजी सैनिक उसे घोड़े पर बैठाकर मैदान से ले भागा। बची हुई फौज में भगदड़ मच गई। राजपूतों ने 40 मील तक गौरी की सेना का पीछा किया। मोहम्मद गौरी लाहौर पहुंचा तथा अपने घावों का उपचार करके गजनी लौट गया। पृथ्वीराज ने आगे बढ़कर तबर हिंद का दुर्ग गौरी के सेनापति काजी जियाउद्दीन से छीन लिया। काजी को बंदी बनाकर अजमेर ला गया, जहां उसे विपुल धन उससे लेकर उसे गजनी लौट जाने की अनुमति दे दी गई। गजनी पहुंचने के पूरे 1 साल बाद मोहम्मद गौरी अपनी सेना में वृद्धि करता रहा। जब उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक जमा हो गए तो 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज से लड़ने के लिए भारत की ओर चल दिया। इस बीच उसने अपनी सहायता के लिए कन्नौज के राजा जयचंद को भी अपनी ओर मिला लिया। हरविलास शारदा के अनुसार कन्नौज के राठौड़ों तथा गुजरात के सोलंकियों ने एक साथ षड्यंत्र करके पृथ्वीराज पर आक्रमण कर लिए शहाबुद्दीन को आमंत्रित किया। गौरी को कन्नौज तथा जम्मू के राजाओं द्वारा भी सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई गई। जब गौरी लाहौर पहुंचा तो उसने अपना दूत अजमेर भेजा तथा पृथ्वीराज से कहलवाया कि वह इस्लाम स्वीकार करे, गौरी की अधीनता मान ले। पृथ्वीराज ने प्रत्युत्तर भिजवाया कि गजनी लौट जाए, अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को छल से जीतना चाहता था, इसलिए अपना दूत दोबारा अजमेर भेजकर कहलवाया कि वह युद्ध की अपेक्षा संधि को अच्छा मानता है। इसलिए उसके संबंध में उसने एक दूत अपने भाई के पास गजनी भेजा है। जो ही उससे गजनी साजिश प्राप्त हो जाएंगे वह स्वदेश लौट जाएगा तथा पंजाब, मुल्तान एवं सरहिंद को लेकर संतुष्ट हो जाएगा। इस संधि वार्ता ने पृथ्वीराज को भुलावे में डाल दिया। वह थोड़ी सी सेना लेकर तराइन की ओर बढ़ा। बाकी सेना जो सेनापति स्कंद के साथ थी उसके साथ न जा सकी। पृथ्वीराज का दूसरा सेनाध्यक्ष उदयराज भी उस समय अजमेर से रवाना न हो सका। पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर जो युद्ध के पक्ष में न था तथा पृथ्वीराज के द्वारा दंडित किया गया था, वह अजमेर से रवाना होकर शत्रु से जाकर मिल गया।
जब पृथ्वीराज की सेना तराइन के मैदान में पहुंची तो संधि वार्ता के भ्रम में आनंद में मग्न हो गई, रात भर उत्सव मनाती रही। इसके विपरीत गौरी ने शत्रुओं को भ्रम में डाले रखने के लिए अपने शिविर में भी रात भर आग जलाई रखी और सैनिकों को शत्रु दल के चारों ओर घेरा डालने के लिए रवाना कर दिया। जो ही प्रभात हुआ, राजपूत सैनिक शौचालय के लिए बिखर गए। ठीक उसी समय तुर्कों ने अजमेर की सेना पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज, जो हाथी पर चढ़कर युद्ध में लड़ने चला था, अपने घोड़े पर बैठकर शत्रु दल से लड़ता हुआ मैदान से भाग निकला। वह सिरसा के आसपास गौरी के सैनिकों के हाथ लग गया और मारा गया। गोविंदराय अनेक सामंत वीर योद्धाओं की भांति लड़ते हुए काम आए। तराइन की पहली लड़ाई का अमर विजेता दिल्ली का राजा तोमर गोविंदराज तथा चित्तौड़ का राजा समर सिंह भी तराइन की दूसरी लड़ाई में मारे गए। तुर्कों ने भागती हुई हिंदू सेना का पीछा किया और उन्हें बिखेर दिया। पृथ्वीराज के अंत के संबंध में अलग अलग विवरण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासु में पृथ्वीराज का अंत गजनी में दिखाया गया है। इस विवरण के अनुसार पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी की हत्या करके अपने मित्र कविचंद बरदई के साथ आत्महत्या कर ली। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करना और अंत में उसको मरवा देने का उल्लेख है। विधि विध्वंस में पृथ्वीराज का युद्ध समय काम आना लिखा है। पृथ्वीराज प्रबंध का लेखक लिखता है कि विजयी शत्रु पृथ्वीराज को अजमेर ले आए और वहाँ उसे एक महल में बंदी के रूप में रखा गया और वहाँ पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण से गौरी को मारने का प्रयास किया। पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए गौरी की मूर्ति एक स्थान पर रख दी गई, जिसको पृथ्वीराज ने अपने बाण से तोड़ दिया। अंत में गौरी ने पृथ्वीराज को गड्ढे में फेंकवा दिया, जहां पत्थरों की चोटों से उसका अंत कर दिया गया। दो समसामयिक लेखक यूफी तथा हसन निजामी पृथ्वीराज को कैद किया जाना तो लिखते हैं, किंतु निजामी यह भी लिखता है कि जब पृथ्वीराज को सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ पाया गया, उसकी हत्या कर दी गई। मिनहाज सिराज पृथ्वीराज के भागने पर पकड़ा जाना और उसका मरवाया जाना लिखता है। फरिश्ता भी इसी कथन का अनुमोदन करता है। अबुल फजल लिखता है पृथ्वीराज को सुल्तान गजनी ले गया, जहाँ पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। उपरोक्त विवरणों से केवल यूफी और निजामी समसामयिक हैं, शेष लेखक बाद में हुए हैं। 1192 ईस्वी शहाबुद्दीन गौरी के समकालीन लेखक हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासर में अजमेर नगर का वर्णन करते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की है। शहाबुद्दीन गौरी ने स्वर्ग को तोड़ दिया और विध्वंसकारी तांडव किया। नगर में स्थित अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए। विसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला एवं सरस्वती मंदिर को तोड़कर उसके एक हिस्से को मस्जिद में बदल दिया, जो 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से विख्यात है। अजमेर में इंद्रसनी जैनी मंदिर होता था, उसे भी नष्ट कर दिया गया। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के अनेक प्रभाव निकले। 1192 ईस्वी में चौहान पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के साथ ही भारत का इतिहास प्राचीन काल से मध्यकाल में प्रवेश कर जाता है। इस समय भारत में दिल्ली, अजमेर, लाहौर प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये तीनों ही मोहम्मद गौरी के और उसके गवर्नर के अधीन जा चुके थे और भारत में इस्लामी राज्य आरंभ हो गया। पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के अल्पवयस्क पुत्र गोविंदराज से फुल कर राशि लेकर गोविंदराज को अजमेर की गद्दी पर बिठाया। पृथ्वीराज के पराभव के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया और 1194 ईस्वी में कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जयचंद को परास्त किया गया। यहाँ गौरी की पराजय होने वाली ही थी। जयचंद को अचानक कुतुबुद्दीन का एक तीर लगा, जिससे जयचंद की मृत्यु हो गई। इस युद्ध से हिंदू सेना भाग खड़ी हुई और गौरी को अपार धनराशि प्राप्त हुई। उस गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने द्वारा विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इसके पश्चात वह गजनी को लौट गया। भारत में राजपूतों की तुर्कों के विरुद्ध पराजय के अनेक कारण थे। पहला, राजनीतिक एकता का अभाव। दूसरा, पारस्परिक फूट, ईर्ष्या, द्वेष, सीमा की उचित नीति का अभाव, रक्षा के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया जाना, राजपूतों का रक्षात्मक युद्ध, राजपूतों ने कभी आक्रामक युद्ध नहीं किया, राजपूतों की सैनिक दुर्बलताएं और अत्यधिक आदर्शवादिता, राजपूतों में कूटनीति का अभाव, उनके द्वारा युद्ध को धर्मयुद्ध मानना, जबकि इस्लामी आक्रांता मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज मानते थे। गुप्तचर व्यवस्था का अभाव, सैनिकों का सीमित निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों की सैनिक सबलता और भारतीयों की पुरानी युद्ध पद्धति, विशेषकर हाथियों पर निर्भरता, जबकि मुसलमान अश्वारोही और तीर कमान पर निर्भर रहते थे। पृथ्वीराज चौहान की अदूरदर्शिता, उसने पहले युद्ध में गौरी को पकड़कर जीवित ही छोड़ दिया। मुस्लिम आक्रांतों के दोहरे उद्देश्य,
उनका पहला उद्देश्य भारत की अपार संपदा को लूटना और दूसरा भारत में मूर्ति पूजा को नष्ट करके इस्लाम का प्रचार करना। इससे उन्हें धर्म और धन दोनों के रूप में प्रेरणा प्राप्त होती थी। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के अनेक परिणाम हुए। मोहम्मद गौरी द्वारा 1175 से 1182 ईस्वी के अवधि में भारत पर किए गए विभिन्न आक्रमणों से भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा भाग गौरी के अधीन चला गया और 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई से लगभग पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत गौरी के साम्राज्य का अंग बन गया। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज की हार से हिंदू धर्म की बहुत हानि हुई। मंदिर एवं पाठशालाएं ध्वस्त करके अग्नि को समर्पित कर दी गई। हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। स्त्रियों का सतीत्व भंग किया गया। इस युद्ध में हजारों हिंदू योद्धा मारे गए। चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई। हिंदू राजाओं का मनोबल टूट गया। जैन साधु उत्तरी भारत छोड़कर नेपाल तथा तिब्बत आदि देशों को भाग गए। देश की अपार संपत्ति मृत्यों के हाथ लगी। उन्होंने पूरे देश में भय आतंक का वातावरण बना दिया। भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर नियुक्त हुआ। दिल्ली के साथ ही कन्नौज का भी पतन हो गया। कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने बनारस पर भी अधिकार करके वह अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार भारत में तुर्क आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीयों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और गुलामी का एक अध्याय आरंभ हो गया, जो 1757 की प्लासी के युद्ध से और आगे बढ़ता हुआ 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ही गुलामी का अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।